चलो कल हम लोग पढ़ लिए थे धातु, अधातु, उपधातु, कल यही पढ़े थे, है ना। कल एक चीज और हम लोग देखे थे कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, है ना, गैस से फिर ठोस, बस समझिए, और फिर उसके बाद चलो शुरू कर लिया जाए। क्या लगे रिवीजन कर लें, हैं? देख लो इधर देखो, है ना, यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पर गैस। ये निकल देख रहे थे। ठोस से द्रव बनने की क्रिया क्या कहते हैं? गलना। क्या कहेंगे? अरे बर्फ ठोस से द्रव बनेगा तो क्या होगा? गलेगा, है ना, बस भाई। अच्छा, द्रव से गैस बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्रव से जो गैस बनेगा उसको क्या कहेंगे? बाष्पन की क्रिया हो रहा है। कौन सी क्रिया हो रहा है? बाष्प की क्रिया है। और गैस से ठोस बनेगा उसको क्या कहेंगे? है, गैस से जो ठोस बनेगा उसको क्या कहेंगे? निकेपन। क्या बोलेंगे बुआ? हाँ, निकेपन। क्लियर। अब आते हैं, अब थोड़ा उल्टा ले ले कि ठोस से जो गैस बनेगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उदरपातन। क्या बोलेंगे भाई? हाँ, क्लियर। अच्छा, गैस से जो द्रव बनेगा उसको क्या कहेंगे? गैस से जो द्रव बनेगा, कल उदाहरण देकर बताए थे कि गैस से द्रव कहाँ बनता है? खाना बनाते हो, चावल में गैस से द्रव बनता है, उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। क्लियर। अब द्रव से जो ठोस बनेगा उसको क्या कहेंगे? जमना। है, ये नहीं बोलेंगे रे, द्रव से जो ठोस बनेगा उसको क्या कहेंगे? जमना। तो ये तो कहानी थी कल। क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उदरपातन का उदाहरण दो बता दो हमको, कल बताया तुम लोग को उदरपातन का उदाहरण। हाँ, जमना का उदाहरण तो पता है, संघनन का उदाहरण पता है, बाष्प कैसे बनता है यही पता है, गरम करते रहेंगे बाष्प बनेगा, है ना। गलना भी देखे हो तुम लोग, उदरपातन देखे हो? नहीं देखे हो? कुछ दिन पहले हमने फिल्म की गोली लाए थे, कारगोली लाए थे कुछ दिन पहले, हम सब जगह रखे थे। अब दिखता है सब जगह कारगोली? नहीं दिखता है, तो नेफ्थलीन की गोली का उड़ना कौन सा उदाहरण है? उदरपातन है। बस भाई, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का गलना कौन सा उदाहरण है? उदरपातन है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं यौगिक और मिश्रण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। चलो, यौगिक और मिश्रण क्या क्या है? यौगिक देखा जाए, चलो। हाँ, यौगिक पढ़ के आए होगे तुम लोग 12th में यौगिक के बारे में, है। दो या दो से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना हुआ पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इधर देख सब, है ना, देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। बात समझ रही है? क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो, कौची भाई? H2O, हाइड्रोजन कई गो, ऑक्सीजन कई गो, अब बना कौची? जल। क्या बन गया? जल। अच्छा, H3O बन लेंगे तो जल बनेगा? H3O बन लेंगे तो
तो जल बनेगा ना, बनेगा। क्लियर सी कंसेप्ट है ना। नमक को ले लो, आयोडीन, फिटकिरी को ले लो, है ना। अब आते हैं मिश्रण। देखो मिश्रण को क्या कर सकते हैं, हो गया ये। अब देखते हैं मिश्रण। हाँ भाई, मिश्रण। अब मिश्रण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो दो या इसमें मिश्रण में मिलता है दो पदार्थ, बस हमारी है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ। अच्छा, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे जरूरी है मिश्रण में, नहीं है, किसी भी अनुपात में, है ना, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है भाई, है मिश्रण कहलाता है। सीधी सी भाषा मिश्रण कहलाता है। अरे जल में कौन चीज मिलाएंगे, एग्जाम्पल ले ले तो, जल में चीनी है भाई, तो चीनी मिलाएंगे तो कौन चीज बन जाएगा, शरबत है। चीनी मिलाएंगे तो कौन चीज बन जाएगा, शरबत। हाँ, अब देखो, देखो मिश्रण को हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, ऊपर वाला मिटा सकते हैं। हाँ चलो, मिश्रण को हम लोग दो पदार्थ में देखते हैं, बस हमारी कितने में, दो में, है ना। तो मिश्रण का पहला है समांगी मिश्रण। अच्छा बोल, समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, समांगी पढ़ क्या होगा, हाँ दूसरा विसमांगी, तो समांगी मिश्रण किसको कहेंगे भाई, है समांगी मिश्रण जिसको कहेंगे, है ना, जो एक जैसा नहीं होता है लेकिन वो मिल जाता है, जैसे चीनी, नमक, है ना, का जलीय विलयन, बस हमारी है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, हाँ समांगी मिश्रण में समझ में आ रहा है, चीनी नमक का जलीय विलयन, ऐसा विलयन, जलीय विलयन, बस समझ गया, जलीय विलयन समझ में आ रहा है। अच्छा, चीनी घोलते हो पानी में, उसके बाद चीनी दिखता है, नहीं दिखता है, मिल जाता है, उसको जो बोलेंगे समांगी मिश्रण। जो मिल जाए तो क्या कहेंगे, हाँ घुलनशील हो क्या कहेंगे, समांगी विलयन। क्लियर, जब समांगी मिश्रण। विसमांगी में आज है, जो पदार्थ एक दूसरे में घुल जाए उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण या समांगी विलयन, बात समझ गई, यही डिफिनेशन है। जो पदार्थ एक दूसरे में घुल जाए, तो चीनी नमक का जलीय विलयन एग्जाम्पल उठा सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण, है ना, वैसा मिश्रण जो एक दूसरे में ना घुले, एग्जाम्पल वही है, बस हमारी है। तो ऐसे उसमें क्या क्या हो सकता है, बालू में जल का मिश्रण, तेल में जल का मिश्रण, है नमक में चीनी का मिश्रण, नमक में चीनी घुलो घुलेगा, वो नहीं घुलेगा, बस समझ में आ रही है। गेहूं में जौ का मिश्रण, दिखेगा जौ, गेहूं में चावल का मिश्रण, बालू में चावल का मिश्रण, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों दिखे, बस मारिए, वैसा मिश्रण जिसमें दोनों क्या हो, दिखे, कौन सा मिश्रण, विसमांग। डिफिनेशन समझ में आया, हाँ वैसा लिख सकते हो, वैसा मिश्रण जिसके भाग एवं अवयव का अनुपात एक जैसा नहीं होता है, वैसा मिश्रण
जिसके भाग एवं अवयव का अनुपात एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा नहीं होता है, इसको कौन सा मिश्रण कहते हैं? विसमान। क्लियर? कौन सा मिश्रण कहेंगे इसको? विसमान। एग्जाम्पल में आप बताएं कौन कौन सा भाई? बस कहानी क्लियर। जल और वायु का मिश्रण, जल और बालू का मिश्रण। बालू बालू जी, हाँ क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व की मात्रा है और हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व की मात्रा है। तो देख लो, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ ये कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा कितना, हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितना। एग्जाम्पल तो लिख लिया होगा तुम लोग, जरूरत नहीं लिखाने की। हाँ एकदम बढ़िया बात। चलो अब आते हैं पृथ्वी पर तत्व की मात्रा। एक तरफ लिख लो, है ना, मानव शरीर में तत्व की मात्रा। बस आ गई। अच्छा बताओ कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, या पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व है? तो दोनों में भाई साहब को जी है O2। ध्यान रखेगा कौन कौन से हैं? O2। हाँ तो बोलेगा सर तो मानव शरीर में दोनों में एक है जैसा, तो नहीं है ना। एक में है 46.9, एक में है 65। इसमें कितना है? 46.9%, इसमें है 60 कितना 5%। क्लियर हो गए। दूसरा है सिलिकॉन। पृथ्वी पर जो दूसरा मात्रा है उसको बोलते हैं सिलिकॉन। क्लियर है? सिलिकॉन की मात्रा कितना है? 26%। सेकेंड आइटम, सेकेंड तत्व है ना, 26%। बात समझिए। लेकिन पृथ्वी पर है कार्बन। पृथ्वी पर क्या है भाई साहब? कार्बन। कितना परसेंट? 18%। कितना परसेंट? 18। क्लियर है। अब है एल्युमिनियम। अगर इसमें देखें तो एल्युमिनियम Al, देख यहां ऊपर वाला दोनों सेम है, नीचे वाला चेंज हो रहा है ना। 7.3%, 7.3% है। हाइड्रोजन कितना है इसमें? हाइड्रोजन है तीसरा नंबर पर 10%। बात समझ गई। इसमें लोहा है चौथे नंबर पर Fe। लोहा को Fe बोलते हैं रे, है Fe। Fe है 4.1%। कितना? 4.1%। मानव के शरीर में अगर पूछे तो नाइट्रोजन है 3%। क्या है? नाइट्रोजन 3%। क्लियर। पांचवा नंबर पर देखें तो सोडियम है। सोडियम का अति बोल Na, मतलब सही सोडियम का। तो सोडियम जो है 2.3%। कितना परसेंट? 2.3%। उसमें तो आ जाए तो चौथे नंबर पर है F। F माने हाँ कितना परसेंट? तो 2%। हाँ 2%। Na के बाद आता है इसमें पोटेशियम। पोटेशियम को कुछ बोलते हैं के है 2%। कितना परसेंट? 2%, है ना। एक मिनट कैल्शियम उल्टा हो गया कार्य। एक मिनट। Fe के बाद Na, नहीं Fe के बाद कैल्शियम है। Fe के बाद कैल्शियम है। एक मिनट। Fe के बाद C है भाई साहब। नहीं बीच में डाल लो ना कहीं पे। 3.2%। हाँ थोड़ा सा सीरियस लिखो तो थोड़ा सा मैंने बीच में कहीं पे डाल लो ना अगर हो सकता है तो। हाँ जगह है नहीं तो नीचे लिख लेंगे।
इसमें है के। सी के सामने क्या है? हाँ, नंबर देखो ना रे, सामने सामने क्या देख रहे हो। इसका नंबर 1 2 3 हो गया, 4 5 6, 7वां नंबर पर आएगा अगला। हाँ 1 2 3 4 5, छठा नंबर पर आएगा अभी, है ना। तो के है, एक मिनट एन के बाद, वहां भी सी है भाई, एन के बाद यहाँ भी सी है। हाँ एन के बाद यहाँ भी सी है, यहाँ एफ है 1%। बात समझ आया? हाँ कैल्शियम में है। हाँ ये है कार्बन। हाँ आई सी है। अच्छा चलो, ये है तुम्हारा पोटेशियम 0.85%। नहीं समझ में आया? एक 2 3 4 5 6 7 हो ही गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हाँ एक और लिख लो। हाँ सी सिर्फ लिखा है, ये देखिए ना यहाँ पर। ओ सॉरी, ठीक है, क्लियर। हाँ अब आते हैं मैग्नीशियम में। इसके बाद है पोटेशियम, के बाद है मैग्नीशियम। हाँ पोटेशियम के बाद है मैग्नीशियम। अच्छा एमएन, हाँ भाई एमएन। मैग्नीशियम का भी है 2%, क्लियर। हाँ इधर लिख लो, के के बाद है सल्फर एस 0.25%, क्लियर, एस 0.25%। अब आ जाओ अदर में है 2.8% अदर, क्लियर। उसमें अदर में देखेंगे तो 0.046, 0.046%, क्लियर। ये है तुम्हारा अब हम लोग को पढ़ना है गैसीय नियम। गैसीय नियम दो को होता है, पर क्या हो गए, एक पर है बॉयल का नियम, है ना, बोलते हैं ना बॉयल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं बॉयल, ऑयल अंडा दीजिए हमको, है ना। तो बॉयल एक व्यक्ति है रे, उनके नाम पर बन गया है बॉयल का नियम। बात समझ आ गई। एक है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम को बोलते हैं ताप और आयतन का नियम। ये दोनों हम लोग को पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक पढ़ेंगे गे-लुसाक का नियम, है ना। उसके बाद एक है एवोगाड्रो का नियम। ये सब पढ़ के आया होगा तुम लोग, एवोगाड्रो पढ़ के आया होगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा देख लेते, चलो फटाफट देखा जाए। पहला है गैसीय नियम, हेडिंग डालो, टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को गैसीय नियम के बारे में। हाँ गैसीय नियम, गैसीय नियम में पहला जो पढ़ना है कौन सा है, बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम। अब भाई साहब ये बोलते क्या है बॉयल का नियम, थोड़ा समझ लो। देखो ये दाब और आयतन का संबंध है बॉयल का नियम से। कौन सा, दाब एवं आयतन का संबंध है। बात समझिए, बॉयल का नियम दाब और आयतन का संबंध है। अब इसमें कहता क्या है, तो कहता यह है कि स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा उसके दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लो, स्थिर ताप पर
है। अच्छा देखो ना, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित मात्रा तुम लोग को लिखाते हैं तो बढ़िया बात, फिर कहो सर हमको 2 बार लिख के दीजिए तो ये बोला नहीं आता है फिर बोलोगे निश्चित मात्रा का दाब, निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस हमारी ये, हाँ क्लियर हो गए। इसका फार्मूला होता है P समानुपाती 1/V। बस हमारी ये, हाँ इस पे बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। इसका मतलब हो जाएगा V बराबर K/P। V बराबर, इसको मान लेते हैं केल्विन, है ना, हाँ K/P स्थिर ताप पर नियतांक है। इसको एक तरीका से और भी लिख सकते हो तुम लोग अगर मैथ पढ़ते होगे तो, है K बराबर V इंटू P, है K बराबर लिख सकते हो है, मैथ पढ़ते हैं ना हम लोग, तो K बराबर P इंटू V मैथ हो गया, है ना। अच्छा K समानुपाती है, ध्यान रखना, बार बार तुम लोग बता रहे हैं, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, चलो अगला है चार्ल्स का नियम। आए एक नियम और खत्म कर लेते हैं, चार्ल्स का नियम। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, आपको K का मान दे देगा, पूछेगा P या P और V, K और P का मान दे देगा, है ना, पूछेगा V का मान बताइए। नहीं थ्योरी नहीं पूछता, इसमें तुमको न्यूमेरिकल पूछ देगा, हाँ या फिर फार्मूला पूछेगा। हाँ इतना केल्विन है, इतना दाब पर है, इतना प्रेशर है, इसका निकालिए क्या, तो वेलोसिटी निकालिए, आयतन निकालिए, बस मांगी। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ अब आते हैं चार्ल्स का नियम में। बॉयल्स का नियम क्लियर हो गए, लिखो हेडिंग डालो, चार्ल्स का नियम डाल लिए, वाह लोग फास्ट हो आज है, लाइव से देखो कहा दिख रहे चार्ल्स का नियम। तुम लोग के लिए एक चीज और लेके आएंगे, 2-3 दिन छुट्टी देंगे, 4 दिन तुम लोग के लिए जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का जो वीडियो है ना, एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी तुम लोग को नोट्स के फॉर्म में पढ़ा देंगे 6 to 12, नहीं समझे, 6 to 12 जो एनसीईआरटी है उसका नोट्स के फॉर्म में तुमको पढ़ा देंगे। ऐसे तुम लोग बहुत सारे जानते भी होगे, जहां जहां दिक्कतें होगी वहां तुम लोग कवर कर लोगे। मेन मेरा पर्पस है कि एनसीईआरटी का सारा चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन तुम लोग करवा देना, 50-60 सब है, 6 to 12 जितना क्वेश्चन है करवा देना। अगर वो वाला कर लोगे ना तो फिर इतना मेहनत करने का आवश्यकता तुम लोग को जीके जीएस में ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है, हम लोग पता है तुम लोग इतना मोटा मोटा किताब तो पढ़ेगा नहीं, 45-46 किताबें होती है, अरे छठा से लेकर के बरहमा तक 45-46 किताब है, उतना तुम लोग पढ़ने से रहे, थोड़ा थोड़ा नोट्स तुम लोग को दे भी देंगे और बना भी देंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल भाषा, ज्यादा एक्स्ट्रा है ना उसमें खिचड़ी नहीं पकाना है, बस वर्ड समझना है, वर्ड की बातें समझनी है बस। तुम लोग को डेली करंट मिलता रहेगा, अभी थोड़ा सा आवाज होना शुरू हो गया पीछे तो देना बंद कर दिए है ना, लेकिन करंट का वीडियो जखनी आवाज बंद होगा हम वीडियो बना के भेज देंगे, आप लोग का पीडीएफ बना हुआ रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए चार्ल्स का नियम, इसमें भी ताप और आयतन का संबंध दर्शाता है, ताप एवं आयतन के संबंध दर्शाता है। ताप एवं आयतन के संबंध को दर्शाता है। देखो ये कहता है कि स्थिर दाब पर, अगर दाब स्थिर है तो एक गैस की निश्चित मात्रा में, है ना, गैस की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती T, बस हमारी V समानुपाती T।
ताप को कौन सी से? टेम्परेचर, अभी वेलोसिटी, बस हमारी है। क्लियर, लिखो। हाँ, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या बताएं अभी? हम बोले हाँ, भी टी, ही ना है, भी समानुपाती टी। अच्छा, परम ताप का पैमाना क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम ताप को बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि परम ताप कितना डिग्री को बोलते हैं भाई? परम ताप, जो परम ताप लिखे ना, ये परम ताप, इसका पैमाना क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस तो क्या बोलते हैं? परम ताप। बात समझ आया? हाँ, सॉरी यार, केल्विन इसको करो। हाँ, केल्विन करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी, गलती हो गया। 0 डिग्री बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर -273 डिग्री केल्विन। बस समझ गई? अब देखो कि सर, तो अब क्या करेंगे हम, है? एक मिनट, परम ताप वाला ठीक था रे, परम ताप ठीक था। सेल्सियस ही करो इसको। यहाँ पर 0 डिग्री बराबर 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ेगा ये 0 + 5, बस हमारी है, तो इसमें 5 क्या होगा? है 273 + 5 78 डिग्री केल्विन। केल्विन ये डिग्री है ना, तो जैसे बढ़ेगा वैसे केल्विन बढ़ते चल जाएगा। बस समझ गई? हाँ, अब एक फॉर्मूला भी होता है कि सेंटीग्रेड को केल्विन में, हाँ, बदलने वाला कहानी। अब बताओ कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कैसे बदल सकते हैं? तो एक फार्मूला होता है, T डिग्री सेल्सियस बराबर सोचिए T + 273 केल्विन। T + 273 सोचिए केल्विन। यही तो अभी काम कर रहे थे नीचे वाला में, यही ना काम कर रहे थे रे, हैं? सेल्सियस इधर बढ़ा रहे थे, इधर बढ़ा रहे थे, हैं? बस कहानी वही के है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, टी के बराबर T + 273 है, सॉरी T माइनस हो जाएगा ना, ये यहाँ आ गए तो T - 273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गए? है? अब देखो, इसको बोलते हैं भाई परम ताप, माइनस वाला को, माइनस ठीक है वहां पर, माइनस वाला को। अब ये बोलते हैं सामान्य ताप किसको बोलते हैं? तो अब देखो सामान्य ताप पे आते हैं, जो जगह गलती हो गया था, है ना। 273 डिग्री केल्विन को बोलते हैं सामान्य ताप, और 273 डिग्री केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ गई? इसको बोलते हैं सामान्य ताप। जो उसमें गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, है ना, बोलते ना भारी मिस्टेक हो गया साहब, है ना, बिल्कुल ब्लंडर। चलो, इतना कि समझ गए? ले, बहुत बढ़िया जगह लाइन काटा है। करो स्टॉप। अरे लाल बटन टिपो ना, वहां चरखुट वाला टिपो, चरखुट वाला सेव हो जाएगा।
हाँ